दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। और ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध में आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर अभी तक पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उसके बाद अब अगला जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इसके पहले कि हमने परिवहन और संचार वाला जो चैप्टर था उसके वीडियोस देख लिए। अब इसका अगला है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। ये जो आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन है इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। आर्थिक अवधारणाओं का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसी शब्दावली है जिसको समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उस शब्दावली के जो शब्द हैं उनको समझे बिना हम अर्थशास्त्र की जो आगे की जो अध्ययन होगा वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन शब्दों को थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो वही आर्थिक अवधारणाएं हैं। और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम नियोजन के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से अर्थव्यवस्था में नियोजन किया जाता है, ये दोनों चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आर्थिक अवधारणाएँ एवं नियोजन में। तो आर्थिक अवधारणाएँ और नियोजन शुरू करने से पहले और उसका जो भी शब्दावली है उसकी स्टार्टिंग में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं और उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो उसके लिए पहला शब्द आता है अपने राष्ट्रीय आय। आय से हम सब वाकिफ़ हैं, आय क्या होती है। जैसे किसी परिवार की, किसी घर की जो इनकम होती है, जो कमाई होती है वो आय होती है। तो उसी को संदर्भ में रखते हुए राष्ट्रीय आय को समझा जाएगा कि किस तरह से एक देश की आय होती है। जैसे एक परिवार की आय या परिवार की इनकम या परिवार का जो महीने भर का या साल भर का जो जितनी भी आवक होती है वो हम आय कह सकते हैं एक परिवार की। पर राष्ट्रीय आय किस तरह से निकाली जाती है और उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। आय एक खपत और बचत है। पहले ये समझ लेते हैं, आय किसे कहेंगे? खपत और बचत, यानी जो खर्चा हो गया और जो बचत है, इन दोनों का मिला करके जो आएगा वो आय आएगी। यानी जैसे किसी व्यक्ति की 10,000 रुपया उसकी खपत हो गई और 5,000 रुपया बचत है, तो 10,000 और 5,000 मिला करके 15,000 उसकी आय है। ओके, तो खपत और बचत दोनों मिल करके आय होती है। आय एक खपत और बचत है जिसको अवसर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है। जो भी समय है, अंतराल 1 महीना है, 1 वर्ष है, जो भी इसकी गणना करने की अपना समय है उसके भीतर प्राप्त किया जाता है, जो आम तौर पर मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा, जिसको हम इंडिया में रुपया कहते हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा है, तो आम तौर पर उसको मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 15,000 उसकी टोटल आय या होगी तो 15,000 रुपया मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। सभी मजदूरी, वेतन, लाभ, भुगतान, किराए आदि आय घर, परिवार, देश को चलाने में जिसका प्रयोग होता है वो मुद्रा। ठीक है, तो वो मजदूरी के रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में हो सकता है, लाभ के रूप में, भुगतान के रूप में, किराए के रूप में। ये जो घर, परिवार, देश को चलाने में जिसका मुद्रा का उपयोग होता है, जो खपत और बचत का मिला जुला रूप है, खपत और बचत का गणना करने के प्राप्त होता है, वो होता है आय। और अगर देश के संबंध में इसको लिया जाए तो वो हो जाएगी राष्ट्रीय आय। एक परिवार की आय, जैसे एक मोहल्ले की आय, गांव की आय, ज़िले की, राज्य की और एक देश की आय। तो जो खपत और बचत का योग है वो आय है। जो खर्चा हो गया, जो हमारी बचत रही, दोनों का योग आय कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक आय को माना जाता है। हम जब कभी भी मिलते हैं, अभी तो हमारी इनकम शुरू नहीं हुई, आय शुरू नहीं हुई, लेकिन जब कभी भी कोई बड़े व्यक्ति बात करते हैं तो ये आता है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, और उसको देख करके उसका परिवार का जो कल्याण है, परिवार की समृद्धि कितनी है, एक क्राइटेरिया माना जाता है कि इनकम ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगी तो उसका कल्याण भी अच्छा होगा या उसकी सुख समृद्धि अच्छी होगी, खुशहाली आएगी। एक उपयोगी कारक आय को माना जाता है। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर देती है। हम सभी जानते हैं कि एक परिवार की आय या एक व्यक्ति की आय क्या क्या व्याख्या करती है। उसका भौतिक जीवन कैसा है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है और आर्थिक प्रगति कैसी है।
इन सब की व्याख्या उसकी आय कर देती है, उसकी इनकम कर देती है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आज के जो भौतिक युग है, भौतिकवादी युग है, उसमें आय होती है। आपकी आय अच्छी है तो आपका भौतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक प्रगति ये सभी अच्छी है। आपकी आय अच्छी नहीं है, इसका मतलब आप इन सब में पिछड़े हुए हैं। ओके, ये एक आय या राष्ट्रीय आय, अगर देश के संदर्भ में इन सभी बातों को लिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय, एक परिवार के संदर्भ में, एक व्यक्ति के संदर्भ में लिया जाए तो वो आय। ओके, वही आय और वही राष्ट्रीय आय। छोटे रूप में आय है, एक पूरे देश लेवल के रूप में वो राष्ट्रीय आय है। एक व्यक्ति या परिवार की भांति ही राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति या परिवार के लिए आय इम्पोर्टेंट होती है, ठीक वैसे ही एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इसके कई सारे कारण हैं कि वो उसकी राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण क्यों है। किसी देश की राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण क्यों होती है? राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। अभी हमने देखा कि एक परिवार की आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति, इन सब का ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय से उसकी आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। ओके, अगला उसकी राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण है किन वजह से, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। ये वही जैसे एक परिवार की आय या एक व्यक्ति की आय तुलनात्मक रूप से देखी जाती है कि किसी दूसरे की आय कितनी है, उसकी कम है, मेरी ज़्यादा है, या मेरी कम है, उसकी ज़्यादा है। तो ठीक वैसे ही अलग अलग देशों की राष्ट्रीय आय से उसकी अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं कि भाई इस भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, अमेरिका की राष्ट्रीय आय कितनी है। तो उस आधार पर उनकी अर्थव्यवस्थाओं से किस तरह से उसका आकलन किया जाए कि हाँ, उनकी आय ज़्यादा है तो कैसे है, हमारी आय कम है तो कैसे है। एक तो अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण होती है। अगला है, इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलती है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक है तो फिर उसके बारे में हम ढूंढेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या है जिनकी वजह से इनकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, या हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या है कि जिनकी वजह से हमारी राष्ट्रीय आय कम है। फिर हम इन कारणों को ढूंढते हैं और कारणों को ढूंढ करके फिर उस राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में ज़्यादा कहाँ कमियां हो रही हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, इन सब का हमको जानकारी मिलती है। तो ये राष्ट्रीय आय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हम अलग अलग अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो उन क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा फायदा होता है कि द्वितीयक में होता है या तृतीयक में होता है, इन सब की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा करके और अर्थव्यवस्था में जो जो नीतियां हम लागू कर सकते हैं उनका निर्माण कर सकते हैं कि हम इस आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय अधिक होगी या ऐसा करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी। इस तरह से भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये कुछ पहलू हैं जिनके जो महत्वपूर्ण घटक हैं जिसकी वजह से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो जो कारण है कि उनको क्यों राष्ट्रीय आय को गिना जाए या राष्ट्रीय आय क्या महत्व रखती है, तो उसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। इसके अलावा और बड़े कारण भी हैं, पर हम यहाँ पर जो अपने जो सिलेबस में, अपने जो चैप्टर में दे रखा है, उस आधार पर हम यहाँ पर ये 4 मेन पॉइंट हैं। राष्ट्रीय आय की गणना अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, राष्ट्रीय आय क्या होती है? इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको समझेंगे थोड़ा। पहले तो ये समझ लें कि वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो हमारा बजट आता है विधानसभा में, संसद में, आप लोगों को पता होगा हर साल वित्त मंत्री हमारे बजट प्रस्तुत करते हैं। तो ये वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष का बजट होता है जो हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। तो पहले ये ध्यान रख लें कि एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ओके, फिर राष्ट्रीय आय क्या है? देश के उत्पादन के सभी साधन। अब देश में उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, चाहे वो खेती हो, उद्योग धंधे हों, या जो सेवाएं हों जैसे बैंकिंग की हो, कोई अदर टेक्नोलॉजी के मामले में हो, जितने भी साधन हैं, देश में उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा
एक निश्चित अवधि यानी एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त सभी साधनों के द्वारा जितना भी उत्पादन होता है, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवा। अब अंतिम वस्तु क्या, अब इसको भी थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कपास को उगाया गया, ठीक है, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, और कपड़े से भी अंतिम जो भी चीज़ बना सकते हैं वो अंतिम वस्तु उसकी। हम कपास तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे या धागे तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उस वस्तु से जो अंतिम वस्तु बन सकती है वहाँ तक। ओके, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। मौद्रिक मूल्य, ये वही मुद्रा, फिर जैसे भारत की मुद्रा रुपया है। तो राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय आय हम कहते हैं। अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। यानी कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से और जो भी हम अंतिम बना सकते हैं, बस उसके आगे उसका कोई उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सके, वो अंतिम वस्तु होती है। और सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, ये सेवा क्षेत्र। तो ये इसका अंतिम जितना भी रूप है जिसका मौद्रिक मूल्य होता है उत्पादन के मामले में, वह राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, ना कि देश के व्यक्तियों की आय का योग। यहाँ पर यह जान लेना ज़रूरी होगा कि किसी देश की आय उसके सभी साधनों की आय का योग होती है। जितने भी उसका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, चतुर्थक, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी साधनों की आय का योग होती है। अमूमन हम लोग यही देखते हैं, जैसे एक परिवार की आय गिननी हो तो हम क्या गिनते हैं, जैसे पिताजी कितना कमा रहे हैं, माताजी कितना कमा रही हैं, भैया कितना कमा रहे हैं, बहन कितना कमा रही है, और इन सबको जोड़ लेते हैं तो वो हमारी आय हो गई। वो परिवार के मामले तक ठीक है, पर देश में इन सभी की आय नहीं जोड़ी जाएगी। देश में जितने भी उत्पादन के क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, खेती हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां औद्योगिक निर्माण होता है, या सेवा क्षेत्र हैं, बैंकिंग, संचार, जितने भी ये हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी से क्या आय प्राप्त होती है उसका योग होगा। ओके, तो राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, ना कि देश के व्यक्तियों की आय का योग। तो यहाँ पर ये बराबर ध्यान देना कि देश के व्यक्तियों की आय का योग राष्ट्रीय आय नहीं होती है, देश के उत्पादन के साधनों की आय का योग होती है। उत्पादन किसे कहते हैं? उपयोगिता का सृजन, किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता को बनाना, कि कोई वस्तु कितना उपयोगी हो सकती है, उपयोगिता का सृजन और मूल्य वृद्धि का सृजन, और उस वस्तु की मूल्य की वृद्धि का सृजन करना। अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने कपास का उदाहरण लिया, एक रुई का उपयोगिता एक कम हो सकती है, पर उससे धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है, तो उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ गई, या उसके उपयोगिता का निर्माण हुआ और साथ ही साथ उसकी मूल्य वृद्धि भी हुई। एक रुई की मूल्य और एक धागे की या एक कपड़े का मूल्य, दोनों में अंतर होता है ना। ठीक, वैसे आप समझ सकते हैं कि गन्ने का रस, अब गन्ने के रस से पहले गन्ने से रस निकलता है, फिर रस से गुड़ बनता है और गुड़ से शक्कर बनती है। तो ये धीरे धीरे उसका उपयोगिता का भी सृजन हुआ और उसकी मूल्य वृद्धि का भी सृजन हुआ। एक गन्ने का मूल्य, रस का मूल्य, फिर गुड़ का मूल्य और फिर शक्कर का मूल्य। तो उत्पादन किसे कहेंगे? जब हम उपयोगिता का सृजन भी करें और साथ ही साथ उस वस्तु की मूल्य वृद्धि का भी सृजन करें, तो वह क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। ठीक है, देश के जितने भी साधन हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के, वो सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास के द्वारा, क्योंकि ये सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए संयुक्त प्रयास लिखा है, या हम आगे पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक और प्राथमिक दोनों तृतीयक से जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। जितना अधिक उत्पादन होगा, जितना अधिक
उसका प्रसंस्करण होगा, उतनी ही मूल्य वृद्धि होगी। ठीक है, हम अगर प्राथमिक क्षेत्र पर सिमट कर रह जाएंगे तो ज़्यादा मूल्य नहीं मिलेगा, अगर हम द्वितीयक पर जाएंगे तो प्राथमिक से तो ज़्यादा मिलेगा पर तृतीय से कम मिलेगा। यदि हम तृतीयक पर सिमट गए तो फिर प्राथमिक और द्वितीयक से तो मिलेगा ज़्यादा पर चतुर्थक से नहीं मिलेगा। इस तरह से ये जितने भी हमारे क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, वो जितनी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करते हैं उतना ही उस देश की उतने ही देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। इस मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है और ये जो मूल्य वृद्धि होती है या ये जो लाभांश होता है वो सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है, जितने भी, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र के हों, द्वितीय के हों, तृतीय के हों। जैसे भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को, जो पूंजी लगाता है तो उसको ब्याज के रूप में, और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो ये जितना भी उत्पादन होता है मूल्य वृद्धि का, वो सब इन सब में बराबर उनके जितना भी इसकी हिस्सेदारी होती है उसमें बराबर वितरित किया जाता है, तो सभी को लाभ मिलता है और सभी अपने उस क्षेत्र में और ज़्यादा काम करते हैं। किसी देश के उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाला भुगतान उस राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि या उत्पादन के समान होता है। किसी भी देश के उत्पादन के साधन फिर वही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाला भुगतान उस राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि या उत्पादन के समान होता है। अब जितना मूल्य वृद्धि होगी, जितना उत्पादन होगा, उतना ही भुगतान होगा। अगर कम मूल्य वृद्धि या कम उत्पादन होगा तो भुगतान कम होगा, अगर ज़्यादा मूल्य वृद्धि या ज़्यादा उत्पादन हुआ तो भुगतान भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों समान होते हैं, मूल्य वृद्धि और भुगतान या उत्पादन और भुगतान दोनों समान होते हैं। जितना कमाएंगे उतना ही आएगा जेब में। अतः एक देश के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय, जितना उत्पादन होगा उतनी ही आय होगी। एक समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि आप जितना भी उत्पादन करते हैं उतनी ही आय होगी। सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों समान होंगे, कहीं पर भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। जितना उत्पाद उतनी आय। अर्थात एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब हम राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा, आर्थिक अवधारणा की मेन परिभाषा है, हम वहाँ तक पहुँचे हैं। अर्थात एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, उत्पादन के सभी साधन जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, उन सभी साधनों के द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप, जितने भी ये साधन हैं उन सब के योगदान के फलस्वरूप जितनी भी आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये अलग अलग उसके अवधारणाएं हैं, अलग अलग उसके शब्दावलियां हैं जो राष्ट्रीय आय है उसकी। उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान होते हैं, तो यहाँ पर उस राष्ट्रीय आय के अलग अलग अवधारणाएं, शब्दावलियाँ हैं, जिसको सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद कह सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं। एक वित्त वर्ष, अब याद रहा ना वित्त वर्ष कहाँ से कहाँ तक याद रहा? ओके, मैं बता देता हूँ। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है। नहीं याद रहे तो याद रखने का तरीका बता देता हूँ। अ से माँ, अमा, अम्मा, अम्मा याद रहेगा ना। अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वित्त वर्ष। एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसको हमारे जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्त वर्ष के दौरान देश के घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, मुद्रा के रूप में जो योग होता है वह हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। घर का, घर मतलब देश,
देश की घरेलू सीमाओं में जो उत्पादित होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो बार बार आप कभी न्यूज़ में, अखबारों में या आप इन शब्दों का उपयोग कर देखते होंगे, पर उस समय हमको समझ में नहीं आता कि ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसके लिए ये हमारे चैप्टर दिया हुआ है ताकि हम इन शब्दावलियों को समझ सकें, और जब कभी भी इनसी चर्चाएं हों, जब कभी भी ये सब चीज़ें आएँ हमारे सामने, तो हम इनके बारे में अपनी भी राय दे सकें, हम अपने भी विचार रख सकें। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम इन बातों पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो इन सब शब्दावलियों को केवल पढ़ाई की दृष्टि से नहीं, हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से भी हमको समझना है। ओके, राष्ट्रीय आय के बाद अगला टॉपिक आता है अपना प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की आय कितनी, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। अब हम यहाँ पर आप सोचोगे कि प्रति व्यक्ति आय तो किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई 10,000 कमाता है, कोई लाख रुपया कमाता है, कोई 5 लाख भी कमाता है, ठीक है ना, सबकी अलग अलग आय होती है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, उसका भी तरीका है। यह आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है वो आर्थिक कल्याण का उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसका उत्तर दिया कि एक व्यक्ति 10,000 भी कमाता है, एक व्यक्ति लाख रुपया भी कमाता है और कोई 5 लाख भी कमाता है। तो आर्थिक कल्याण के लिए जब राष्ट्रीय आय कैसे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, जब उसका सूत्र बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये आर्थिक कल्याण का उपयुक्त माप नहीं है। कैसे नहीं है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके, जितनी भी राष्ट्रीय आय हो रही है उसमें उस देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। ठीक है ना, ऐसा तो हम घर में भी कर सकते हैं। जैसे एक घर में 4 जने कमाने वाले हैं, तो कमाने वाले एक घर में 4 जने हैं और हर व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, तो टोटल 40,000 आ गए। पर उस घर में खाने वाले मान लो 8 जने हैं, तो 4,000 तो कमाने वाले 4 व्यक्ति कमाने वाले हैं जो 40,000 रुपया ला रहे हैं, पर उस घर की जनसंख्या है 8, तो प्रति व्यक्ति उस घर में कितनी इनकम हो रही है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 40,000 में 8 का भाग दे देंगे। तो 40,000 में 8 का भाग दे देंगे तो आएगा 5,000 रुपया। तो उस घर में प्रति व्यक्ति आय हो गई 5,000 रुपया। अब यहाँ पर उस घर में 4 जने कमा रहे हैं और 4 नहीं कमा रहे हैं, परंतु जब हम औसत निकालेंगे या एक प्रति व्यक्ति आय निकालनी होगी तो उस समय कमाने वाले और नहीं कमाने वाले सभी गिने जाते हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादा कमाने वाले, कम कमाने वाले, उन सब का ये योग हो जाता है। इसीलिए ये लिखा है कि यह आर्थिक कल्याण का उपयुक्त माप नहीं है। ओके, फिर बता दूं प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। देश की जो आय है, राष्ट्रीय आय है, उसमें जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक तरीका है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई, शुरुआत कब हुई, वो देखना भी ज़रूरी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, प्रथम गणना श्री दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में की गई थी। दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना शुरू की थी 1868 ईस्वी में। याद रखिएगा ये नाम और सन और क्या चीज़ की गणना शुरू हुई थी। दादाभाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 1868 में तो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना हुई, पर आज़ादी के बाद अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें, वो भी राष्ट्रीय आय की गणना की थी और ये जो राष्ट्रीय आय समिति है वो भी ये करेगी। पर ये आज़ादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ये कार्य शुरू हुआ। ये जो राष्ट्रीय आय समिति है, इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी उसने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1955 ईस्वी में दी। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO
सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो CSO है वो 1955 से लगातार हर वर्ष कर रहा है। आपको अगर राष्ट्रीय आय गणना देखनी हो तो आप CSO अपनी जो गूगल पे लिख करके इसको देख सकते हैं कि ये ऑथेंटिक गणना बता देंगे। CSO जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी अब कह रहे हैं। ठीक है, ये 1955 से लगातार काम कर रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का। ओके, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करती हैं। वस्तुओं के उत्पादन के उदाहरण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए, जैसे कपास से धागा, फिर कपड़ा, फिर गन्ने से उसका रस, फिर गुड़, फिर चीनी। ये हो गई वस्तुओं का उत्पादन। और सेवाओं का सृजन में आ गए हमारा बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का, चिकित्सा का, इंटरनेट का, संचार का, ये सब सेवाएं हैं। ठीक है, तो कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करती हैं। गुड्स एंड सर्विस, वस्तुएं कहलाती हैं गुड्स और सेवा का मतलब होता है सर्विसेज। कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी कहते हैं। और कुछ ऐसे उसमें चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उन अलग अलग भागों में बांटने के कारण उनके अलग अलग क्षेत्र बन जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी कहते हैं। और वो क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। और जैसे जैसे हमारा विश्व आगे बढ़ेगा, ये पंचम क्षेत्र, षष्ठम क्षेत्र, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होगा, उसकी बौद्धिकता क्षमता का विकास होगा, वैसे वैसे क्षेत्र भी बढ़ेंगे। तो हमारी जो किताब में दे रखे हैं वो अभी हम 3 क्षेत्र ही तक सीमित हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तक। आप और आगे पढ़ेंगे तो और आगे इसके बारे में और विस्तार से मिलेगा। हम यहाँ पर उसका जो मेन अवधारणाएं हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, द्वितीय किसको कहेंगे, तृतीय किसको कहेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहला है प्राथमिक क्षेत्र। जिन गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर के उत्पादन किया जाता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और उसके उदाहरण हैं कृषि, डेयरी, खनन। अब आपको याद रखने के लिए केवल इतना याद रखना है, प्राथमिक प्रकृति, प्र से प्र। ठीक है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जिन गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में ला करके उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, डेयरी और खनन, ये सीधा प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें। खेती करते हैं या दूध जो गाय भैंसें ये जितने देते हैं वो, और खनन जो ज़मीन को खोद करके निकाला जाता है, सीधा प्रकृति से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से सीधी चीज़ें ले ली, वो कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक यानी प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों का। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को भी निर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कारखाने में रेशे से सूत और कपड़ा बनता है, गन्ने से चीनी और गुड़ बनता है, और मिट्टी से ईंटें बनती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से सीधा हमने उत्पाद लिया, कृषि से, डेयरी से और खनन से, पर उन प्राकृतिक चीज़ों को या उन चीज़ों को लेकर के उनके और रूप बदले, हमने अन्य रूपों में परिवर्तित किया। जैसे खेती से हमने कपास को प्राप्त किया, रुई प्राप्त की, वो प्राथमिक क्षेत्र तक सिमट के रह गया, पर उसी रुई से हमने सूत बनाया और कपड़ा बनाया, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। खेती से ही हमने गन्ने को प्राप्त किया, गन्ने का रस आया, ओके, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था। पर गन्ने से गुड़ बनाया, चीनी बनाई, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। ज़मीन से हमने मिट्टी ली, ओके, मिट्टी तक वो सीमित था, वो प्राथमिक क्षेत्र था। पर मिट्टी से ईंटें बनाई, पक्की ईंटें बनाई, तो वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र ही से ही द्वितीय क्षेत्र पनपता है। ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र को जो कच्चा सामान मिलता है, कच्चा माल मिलता है, वो प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलता है। तो प्राथमिक क्षेत्र सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ, और द्वितीय क्षेत्र प्रकृति की चीज़ों को और उसके रूप बदल करके उसके और इस्तेमाल करना, वो होता है द्वितीय क्षेत्र। तो प्रथम
प्रकृति से सीधा, और प्रकृति से जो लिया और उसको दूसरे रूप में बदला वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। ओके, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये उद्योगों में, फैक्ट्रियों में ये सब काम हो सकता है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र, यह गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये सब आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं। प्राथमिक है तो द्वितीयक है, और प्राथमिक और द्वितीयक हैं तो तृतीयक है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। यह स्वयं तो उत्पादन नहीं करती, क्योंकि उत्पादन करने वाले तो प्राथमिक और द्वितीयक वाले हैं, तृतीय क्षेत्र वाले उत्पादन नहीं करते। ये स्वयं तो उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक, गोदामों में भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं। ठीक है, समझ में आया कि प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल मिला वो द्वितीय क्षेत्र तक पहुंचाना, वो एक सर्विस है। ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र में जितने सेवा क्षेत्र हैं, और फिर फैक्ट्रियों में जो माल बना, द्वितीय क्षेत्र में जो बना, उसको मार्केट तक लाना, उसको थोक भंडार तक लाना, या उसको कहीं इकट्ठा रखना, भंडारण करना, उसमें भी परिवहन आएगा, उसमें फिर उस मकान की, कमरे की जो भी सेवा लेंगे। तो जितने भी सेवाएं हैं, जैसे संचार है, बैंकिंग है, फिर आगे वे सेवा क्षेत्र में शिक्षक आ जाते हैं, चिकित्सक, वकील, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये जितनी भी सेवाएं हैं वो सेवाएं आती हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ, द्वितीय क्षेत्र प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को दूसरे रूप में बदलना द्वितीय क्षेत्र, और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की सेवा, दोनों से सहयोग करके ये सेवा का कार्य करना, सर्विस का काम करना, वो होता है तृतीय क्षेत्र। तो ये अर्थव्यवस्था के अपने जो किताब में दे रखे हैं वो तृतीय क्षेत्र तक, उसके आगे और चतुर्थक और आता है, पर अपने यहाँ जितना दे रखा है हम उतनी ही बात करते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये इतने 3 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय क्षेत्र हमने पढ़े, अब उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं। विकसित देशों में कृषि की प्रारंभिक अवस्था से धीरे धीरे कृषि प्रणालियाँ परिवर्तित होती गई, उत्पादन अधिक होने लगा, तो अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। अब जितने विकसित देश हो गए, जैसे अविकसित देश जितने होते हैं या विकासशील जैसे हमारे भारत है, तो वहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं बार बार कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश यानी कृषि हमने अभी पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो जितने भी विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, वहाँ प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा काम में आता है, परंतु विकसित देशों में कृषि की प्रारंभिक अवस्था से धीरे धीरे कृषि प्रणालियाँ परिवर्तित होती जाती है, और जब उत्पादन अधिक होने लगता है उन कृषि प्रणालियों से, तो लोग और दूसरे कामों में लगने लग जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर कम होते जाते हैं। उत्पादन तो अधिक होता है, पर काम करने लोग वहाँ पर, जो काम करने वाले हैं प्राथमिक क्षेत्र में, वो कम होते जाते हैं, और वहाँ पर जो पहले काम कर रहे थे कृषि में और जितने भी प्राथमिक क्षेत्र थे, वहाँ से वो काम करते करते द्वितीयक या तृतीयक में होते चले जाते हैं। यही हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रों में, ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनमें ऐतिहासिक परिवर्तन। तो जितने विकसित देश हैं वहाँ कृषि का उत्पादन तो अधिक होने लगता है, परंतु काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर वो कम होते जाते हैं। विनिर्माण में नवीन प्रणाली से जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, अब रोजगार की दृष्टि से इस क्षेत्र में आने लगे, जिससे द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया। तो पहले जो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे थे लोग, वो अब विनिर्माण में यानी द्वितीय क्षेत्र में, जहाँ औद्योगिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पर लोग आने लग गए, तो द्वितीय क्षेत्र में आने लग गए। तो ये क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ, और पिछले 100 सालों में तो ऐसा हुआ कि लोग द्वितीयक से अब तृतीय क्षेत्र में आ गए, सेवा क्षेत्र में आने लग गए। अब सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अब यही बात हम अगर भारत के संदर्भ में भी देखें, अपने आसपास भी देखें, तो सभी को ऐसा लगता है कि हम नौकरी करेंगे, हम ये करेंगे, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना। तो ये सर्विस है तृतीय क्षेत्र में। तो हर व्यक्ति अब धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र की ओर आने की कोशिश में है।
प्राथमिक क्षेत्र में अगर वो खेती कर रहा है, प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर वो इन चीज़ों से दूसरी चीज़ों के निर्माण में लगा हुआ है, उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में लगा हुआ है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ है। पर इनसे प्राथमिक और द्वितीयक की सर्विस में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र में, तो वो तृतीयक क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में ये ऐतिहासिक परिवर्तन था। शुरू में प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक, फिर और आगे बढ़ते हैं तो प्राथमिक से द्वितीयक, फिर और आगे बढ़ते हैं तो द्वितीयक से तृतीयक, और भी आगे और क्षेत्र है जो तृतीयक से चतुर्थ में भी जाता है। ठीक है, परंतु हम यहाँ पर इन क्षेत्रों के बारे में ही पढ़ेंगे। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सर्विस के क्षेत्र में जाए, सेवा के क्षेत्र में, तो तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक के क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत अभी प्राथमिक से सीधे हम एक छलांग मार करके तृतीयक की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोज़गार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोग हैं, वो प्राथमिक से सीधे अब तृतीयक में जाना चाह रहे हैं और तृतीयक में आ रहे हैं। पर इससे क्या हुआ कि रोज़गार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे रोज़गार सबको जो मिलना चाहिए था, कि प्राथमिक में जितना कम जाना चाहिए, फिर द्वितीयक में उससे थोड़ा ज़्यादा, तृतीयक में और उससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ। तो यही कि जो प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीयक, प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक में, इस तरह से जो एक क्राइटेरिया बनना चाहिए, जिसको पिरामिड कह सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। रोज़गार के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हिस्सेदारी में तो परिवर्तन हुआ, जिसका प्रमुख कारण है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं हुआ है। हमारे देश में अभी भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोज़गार के इतने अवसर नहीं हैं। लोग जाना चाह रहे हैं सर्विस में, सेवा में, परंतु वहाँ पर उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र में भी जाना चाह रहे हैं, पर द्वितीयक क्षेत्र में भी कोई इतना रोज़गार नहीं है। तो अब वो लोग सभी उसी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकतर लोग हैं, जहाँ पर लगभग आधे से ज़्यादा लोग कृषि में जुड़े हुए, प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जबकि हमारी जीडीपी में कृषि का इतना योगदान नहीं है जितना कि सेवा क्षेत्र का या तृतीयक क्षेत्र का है। अभी वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कम हैं, और उधर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम है जीडीपी में, परंतु वहाँ पर काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए अभी यह थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमने रोज़गार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। अब जहाँ जिसका जितना अंश आ रहा है वहाँ उतने रोज़गार होने चाहिए, तो वो और बढ़ेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप देश के लगभग आधे श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आधे लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 15% से भी कम है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में 15% से भी कम है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 85% से भी अधिक है। और अभी हमने पढ़ा था कि आधे लोग हैं वो इस 15% का उत्पादन कर रहे हैं, और आधे लोग हैं वो 85% का उत्पादन कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये काम हो रहा है, 15% लोग कृषि में या प्राथमिक क्षेत्र में रहने चाहिए, और 85% लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रहने चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। यह क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी जो बहुत समस्याएं हैं रोज़गार की, वो यहाँ पर आ रही है इन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और अभी वर्तमान में हमारे देश में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दो और आर्थिक अवधारणाएं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। किसी भी देश की अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिक वस्तुओं का उपलब्ध होना। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अगर ज़्यादा है, अधिक आय है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मनुष्य की जो जो आवश्यकताएं हैं उन सब की संतुष्टि के लिए वस्तुएं अधिक हैं। ठीक है, जहाँ पर वस्तुएं उन मनुष्य की आवश्यकता के लिए अधिक हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उस देश की आय भी अधिक है, उसकी राष्ट्रीय आय भी अधिक है।
परंतु सभी देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए देशों की तुलना के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। तो हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। जैसे भारत की जनसंख्या विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, तो उस जनसंख्या के मामले में हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी, उस मामले में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय यहाँ पर या प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो वो प्रति व्यक्ति के लिए कम होगी। तो यहाँ पर ये लिखा है कि सभी देशों की जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए देशों की तुलना जब करने जाएंगे हम कि किसका आर्थिक वृद्धि है या किसमें आर्थिक विकास है, तो ये फिर उपयुक्त माप नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय आय की तुलना में औसत या प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्व दिया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय जब निकलेगी तब ये बराबर डिफाइन हो जाएगा कि हाँ उस देश की इनकम कितनी है, क्योंकि फिर वो जनसंख्या के आधार पर निकलेगी। तो राष्ट्रीय आय की तुलना में औसत या प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है ताकि ये फैक्ट आंकड़ा मिल जाए। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय एक देश के विकास स्तर और कल्याण को मापने और देखने की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन देश के विकास के स्तर और कल्याण का माप नहीं है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक देश का विकास स्तर पता पड़ सकता है हमको, उस देश का कल्याण कितना हो रहा है वो पता पड़ सकता है, परंतु देश का विकास का स्तर या उस देश का कल्याण कितना हो रहा है वो हमको पता नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो आर्थिक मामला है या रुपये पैसे से नहीं गणना करके उस देश की खुशहाली या समृद्धि की बात करने, तो यहाँ पर इनकम पैसा कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। उस देश में उस विकास का स्तर और कल्याण कैसे हुआ वो देखने के लिए फिर उसका जो दूसरे पहलू हैं उन सबको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रुपया पैसा अगर बहुत ज़्यादा भी हो गया पर देश में खुशहाली नहीं, विकास नहीं, समृद्धि नहीं, उसका सामाजिक स्तर अच्छा नहीं, तो फिर वो उसकी जो मुद्रा है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना आर्थिक वृद्धि कहलाता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आर्थिक वृद्धि की परिभाषा होगी कि समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में जो वृद्धि होती है, उस देश का वास्तविक उत्पादन कितना हो रहा है और आय, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो रही है, वो उसकी आर्थिक वृद्धि कहलाती है, आर्थिक विकास नहीं कहलाता। ठीक है ना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की कि उससे विकास या उसका कल्याण नहीं देखा जा सकता मुद्रा से या आय से, केवल आर्थिक वृद्धि देखी जा सकती है। अर्थात बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय आर्थिक वृद्धि है। आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कह सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको समझना, आर्थिक वृद्धि केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में ही वृद्धि है, वो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास नहीं है। राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि करके उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। फिर वही तरीका या फिर वही बात कि आर्थिक वृद्धि रुपया पैसा कमाना, कैसे कमाना, प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करके उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करना। ठीक है ना, उन सब में बहुत अच्छी तकनीक लगा करके, लोगों की गुणवत्ता में वृद्धि करके, निवेश अच्छा करके रुपया, मुद्रा ज़्यादा कमाना आर्थिक वृद्धि कहलाता है। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक, केवल क्वांटिटी, रुपया बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, राष्ट्रीय आय बढ़ गई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, मात्रात्मक प्रक्रिया है, और वो भी दीर्घकालीन, लंबे समय तक चलने वाली, जिसमें गुणात्मक आयाम नहीं होते। ठीक है ना, उसमें गुण नहीं होते, केवल रुपया पैसा बढ़ जाता है, आर्थिक वृद्धि होती है, विकास नहीं। ठीक है, गुणात्मक आयाम नहीं होते, अर्थात यह मूल्य विहीन अवधारणा है। जिसमें गुण नहीं होते वो उनको मूल्य नहीं, मूल्य उनमें नहीं माना जा, मूल्य विहीन अवधारणा मानी जाती है। आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है, परंतु गुण नहीं है, मूल्य नहीं है, तो वो फिर किसी काम की नहीं। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत आदि स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया जाता। वहाँ पर सिर्फ मौद्रिक चीज़ें देखी जाती हैं, आय कितनी आपकी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ रही है या प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है। तो आर्थिक वृद्धि में केवल मात्रात्मक प्रक्रिया है, उसमें कोई गुण नहीं देखे जाते, संवेदनाएं नहीं होती, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत ये कोई स्थितियाँ नहीं देखी जाती।
फिर यहाँ पर केवल मुद्रा आर्थिक वृद्धि ही देखी जाती है। ओके, आर्थिक वृद्धि का मतलब देश में प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय का बढ़ना। सिंपल लैंग्वेज में अपने समझने के लिए इनकम बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, उसमें उस परिवार के लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं, केवल मात्रात्मक प्रक्रिया। अब आर्थिक विकास देखते हैं। लोग केवल बेहतर आय ही नहीं चाहते, अपितु वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता आदि भी पाना चाहते हैं। ठीक है, रुपया पैसा आ गया, ओके, आर्थिक वृद्धि हो गई, पर आर्थिक वृद्धि के साथ अगर सुरक्षा नहीं है, दूसरों से आदर नहीं है, समानता का व्यवहार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो वो फिर मुद्रा या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसलिए हमने अभी देखा था कि वो मूल्यविहीन है, जो केवल मात्रात्मक है। तो आर्थिक विकास की स्टार्टिंग में लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, ये सब भी चाहते हैं। अगर आर्थिक वृद्धि के साथ ये सब चीज़ें भी मिल जाएं तो वो होगा आर्थिक विकास। ओके, पढ़ते हैं। अतः आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयाम, ये जितने भी अन्य आयाम हैं, उनमें भी सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया हो तो उसे कहेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मुद्रा भी आ जाती है और ये सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सुरक्षा के पहलू, स्वतंत्रता के पहलू, ये सभी आ जाते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास? बिल्कुल सही, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है, उसका ब्रॉड, उसका विस्तार रूप है ये, और होना भी यही चाहिए। वह प्रक्रिया जिसमें एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीक और अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन होते हैं, तो वो कहलाता है आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। तो आर्थिक वृद्धि एक सिक्का और एक और उसके साथ समानता, व्यवहार, स्वतंत्रता, आदर, ये सब दोनों मिल जाएं तो बनेगा आर्थिक विकास। सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास, कंटिन्यूटी। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए, हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है, अब यहाँ पर आर्थिक वृद्धि नहीं, आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। पाठ का नाम बराबर है ना, आर्थिक अवधारणाएं। अब ये जो शब्द हैं उन शब्दों पर हमें गौर करना है। यहाँ पर आर्थिक विकास किया जाता है, ये शब्द आया, ठीक है, आर्थिक वृद्धि नहीं आई। तो भावी पीढ़ियों की, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनकी कितनी आवश्यकताएं रहेंगी, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है तो आवश्यकताएं तो उनकी बढ़ेंगी। तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखें, ख़त्म नहीं हो जाए। निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है, लगातार चलने वाला। अब समावेशी विकास किसे कहते हैं? यह एक व्यापक अवधारणा है जो आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता तथा जीवन के सभी आयामों के समान मानवीय अधिकारों का समर्थन करती है, जिसमें सभी का समावेश हो जाए। आर्थिक विकास में तो आर्थिक रुपया पैसा भी कमाना और साथ साथ में स्वतंत्रता, संस्थागत ढांचा, मानवीय गुण, ये सब था। पर समावेशी विकास में क्या क्या है? आय की समानता सभी लोगों के साथ, अवसर की समानता जितने भी लोग हैं उन सब में, और जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकार। अब वो तो था ही, आर्थिक विकास तो ये था कि मुद्रा बढ़े और मुद्रा के साथ साथ उसकी स्वतंत्रता, उसकी सांस्कृतिकता, मानवीय गुण ये भी बढ़े। पर यहाँ पर
वो भी बढ़ना चाहिए, पर वो सभी को समान लेते, सबको साथ लेते हुए चल रहे, तो उसको कहेंगे समावेशी विकास। ठीक है ना। ये आर्थिक विकास से और आगे बढ़ करके और व्यापक हो गया। समावेशी विकास का अर्थ है विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। तो हमने शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको लग गया होगा कि हाँ आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आर्थिक वृद्धि के साथ हमने बाद में पढ़ा आर्थिक विकास, तो आपको लगने लगा कि नहीं, आर्थिक वृद्धि के नहीं होनी चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। अब अगर आप सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं या सबके साथ कल्याण की भावना रखते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो अब आप सोचेंगे कि आर्थिक विकास भी नहीं, अब होना चाहिए समावेशी विकास। तो समावेशी विकास का अर्थ है विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। ये हमारी आर्थिक अवधारणा है। ये शब्द हैं जिनको हम नॉर्मल अगर हम बिना समझे भी कहने जाएंगे तो कह नहीं पाएंगे, या इसका अर्थ क्या होता है नहीं पढ़ पाएंगे। आर्थिक वृद्धि के लिए तो आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या, आर्थिक विकास का क्या मतलब, समावेशी विकास का क्या मतलब, या सतत विकास का क्या मतलब। इन शब्दों की ये जो परिभाषाएं हैं ना, इनको समझना ज़रूरी है ताकि हम इनका प्रत्येक का अर्थ समझ पाएँ कि आखिर ये शब्द हैं क्या जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। ओके, अब है मानव विकास। महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 व्यापक आयाम ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, 3 व्यापक आयाम को लिया गया महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, उसमें 3 आयाम लिए गए और वो आयाम थे ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ज्ञान हम सभी जानते हैं, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा पढ़ाई लिखाई है वो। स्वास्थ्य का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा। आप जीवन प्रत्याशा को थोड़ा समझ लेते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि व्यक्तियों की जो औसत आयु कितनी होती है। जैसे हम किसी देश में कुछ लोग 50 साल जीते हैं, कुछ लोग 60 साल तक जीते हैं, कोई 70 साल तक जीते हैं, कोई 100 साल तक भी जीता है। पर इन सभी लोगों की जब औसत निकाला जाता है तो वो कभी 60 पर आके बैठता है, कभी 70 तक, ठीक है ना। तो ये जो जीवन प्रत्याशा है वो कही जाती है कि व्यक्ति कितने तक जीता है, औसतन कितनी उम्र निकालता है, वो जीवन प्रत्याशा है। और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन तीनों को शामिल करते हुए मानव विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक निकाला गया। और मानव विकास सूचकांक यानी उसका मनुष्य का विकास कितना लेवल तक का है, ये 3 चीज़ें लेकर के मापा जाता है मानव का विकास। और उस मानव विकास सूचकांक का वो जो खाका तैयार किया गया वो 1990 में तैयार किया गया महबूब उल हक के नेतृत्व में। और ये काम हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। मानव विकास सूचकांक मापने के लिए 3 स्तर हैं, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ज्ञान उसकी पढ़ाई लिखाई नॉलेज, स्वास्थ्य उसकी जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों चीज़ों को लेकर के फिर मानव विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है। इस प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं। इसके पहले हमने देखा था कि आर्थिक वृद्धि रुपया पैसा मुद्रा बढ़नी चाहिए, पर ये मुद्रा एक साधन होती है क्योंकि उससे ज्ञान या उससे स्वास्थ्य या उससे जीवन स्तर जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। एक साधन है, ज़रूर है, जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ये साधन ज़रूर है, परंतु साध्य नहीं है। साध्य तो हमारा ज्ञान है, जीवन प्रत्याशा है, जीवन स्तर है, वो साध्य हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। इस सूचकांक ने विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना दिया। इसके पहले जो अर्थव्यवस्था थी या आर्थिक क्षेत्र था वो रुपये पैसे तक सीमित था, मुद्रा तक सीमित था, अर्थ केंद्रित था। परंतु मानव विकास सूचकांक से अब ये जो आर्थिक विकास है या जो भी अर्थव्यवस्था के जितने भी हम काम करते हैं वो मनुष्य केंद्रित हो गए। अब मानव इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर इसमें आ गए। यह राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने हेतु एक प्रभावी सूचकांक है। ये जो मानव विकास सूचकांक है उससे किसी राष्ट्र का कल्याण, विकास का स्तर मापा जाता है और उससे फिर दूसरे देशों से तुलना भी की जाती है इस सूचकांक से कि भाई किस देश में कितना हुआ, कितना नहीं विकास हुआ मानव विकास सूचकांक के आधार पर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगले वीडियो के साथ हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।